अब वो भीड़ चाहे रिया के साथ जो भी हरकत करे उसे वो सहना था। पर जिनमें से 42,219 लड़कियों का तो पता ही नहीं चला क्या हुआ उनके साथ। पर जितनी भी लड़कियों का इंटरव्यू लिया गया उनके परफॉर्मेंस से रिलेटेड क्या उनके साथ हरकतें होती हैं, सबकी अपनी काफी दर्दनाक स्टोरीज है। और अथॉरिटीज पर रोक लगाने की बजाय बल्कि खुद नाचते हुए दिखाई देती है। उतना ही तेजी से गिर रहा था बॉलीवुड और भोजपुरी इंडस्ट्री का टैलेंट और उनका कैरेक्टर। ये कहानी है रिया नाम की लड़की की, जिसे मनोज 2014 में पटना ले आता है। रिया और उसकी फैमिली को ये बोल करके कि वो रिया को एक अच्छी जॉब दिलाएगा और उसका एडमिशन भी कराएगा एक अच्छे स्कूल में। तो रिया अपने मन में सुनहरे सपने लेकर के मनोज के साथ पटना आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो पटना आती है तब रिया के सारे सपने टूट जाते हैं, क्योंकि मनोज उसे पटना लाकर फेंक देता है नाचने के लिए। अब वो भीड़ चाहे रिया के साथ जो भी हरकत करे उसे वो सहना था। ना रिया का कभी एडमिशन हुआ, ना उसे कोई अच्छी जिंदगी मिली। 13 साल की रिया को बहुत कुछ सहना पड़ा। काफी कुछ तो मैं इस वीडियो में भी नहीं बता सकता। अभी रिया को ना चाहते हुए भी वही सब करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। क्योंकि ना वो पढ़ी लिखी है, ना उसके पास अच्छी जॉब है और ना ही समाज में इज्जत। हाँ, पर वो जो भीड़ रिया का डांस देख कर जाती है वो घर जाने के बाद एक सभ्य समाज होने का नाटक जरूर करती है। रिया जैसी सेम स्टोरी एक और लड़की की है जो अपने फादर के साथ रहती थी। उसके फादर ट्रेन में भीख मांगा करते थे। एक औरत उनके पास आती है और उस बच्ची को एक अच्छा जीवन देने का सपना दिखा करके उसको अपने साथ ले जाती है और उसे भी इसी दलदल में फेंक दिया जाता है। ये सिर्फ रिया जैसी एक दो लड़कियों की कहानी नहीं है, ऐसी हजारों लड़कियों की कहानी है जो इस दलदल में फंस जाती हैं और उनमें से ज्यादातर गरीब परिवारों से ही आती हैं। किसी को कोई काम के बहाने लेके जाता है, कोई पढ़ाई लिखाई करने के लिए, कोई अच्छी जिंदगी देने के लिए, और कई तो ऐसे हैं जिनको उनके बॉयफ्रेंड लेके जाते हैं और ऐसे कामों में फेंक देते हैं। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से 2022 में 62,099 लड़कियों की मिसिंग कंप्लेंट्स आई थी और जिनमें से 42,219 लड़कियों का तो पता ही नहीं चला क्या हुआ उनके साथ। और हर रोज देश के अलग अलग हिस्सों से लगभग 3 लड़कियां ऐसी होती हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होती हैं। और डेटा की माने तो इन ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली ज्यादातर लड़कियों को इसी तरीके से लाया जाता है। और जितनी भी लड़कियों का इंटरव्यू लिया गया उनके परफॉर्मेंस से रिलेटेड क्या उनके साथ हरकतें होती हैं, सबकी अपनी काफी दर्दनाक स्टोरीज हैं। हम ना दुआ करेंगे कि भगवान करे इस लाइन में कोई ना आए, क्योंकि यहाँ आने के बाद जो तकलीफ होती है ना वो बहुत चुभता है दिल को। कोई इधर से हाथ खींच लेता है, कोई उधर से हाथ खींच लेता है। इतने लोगों की बोला था कि पैर में आकर बैठो, नहीं बैठोगे ना तो गोली मार दे। अभी ऑर्केस्ट्रा है क्या, कहाँ से आया है, शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? और अथॉरिटीज इस पर रोक लगाने की बजाय बल्कि खुद नाचते हुए दिखाई देती हैं। और गवर्नमेंट इस पर बैन क्यों नहीं लगा रही है? इन सभी बातों पर इसी वीडियो में हम आगे बात करेंगे। इसके बारे में और समझने के लिए हमको थोड़ा बैक डेट में जाना पड़ेगा कि इंडिया की क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स क्या हुआ करती थी और खास करके यूपी, बिहार और झारखंड का क्या रोल था उसमें। पहले के समय में डांसिंग और सिंगिंग, ये जो आर्ट फॉर्म है, इसके अलग अलग नाम हुआ करते थे और काफी ज्यादा बेहतरीन हुआ करती थी। यहाँ तक कि आर्टिस्ट के घर वाले भी आकर के उन परफॉर्मेंसेस को देखते थे और उस टाइम पे इन्हें ऑर्केस्ट्रा कहा जाता था। अब उनमें से कुछ फेमस आर्ट फॉर्म्स हैं जैसे कजरी, बिरहा, रामलीला, नौटंकी, छाऊ, झूमर और होली गीत और भी काफी सारे हैं जिन्हें सुनकर काफी अच्छा और एंटरटेनिंग लगता था। और ये सारी परफॉर्मेंस बड़ी पब्लिक गैदरिंग या फिर मेले में हुआ करती थी। और ये आर्ट फॉर्म शादियों में भी काफी ज्यादा पॉपुलर थे। घर की लेडीज और बाहर के आर्टिस्ट आकर के इसे परफॉर्म किया करते थे और शादियों में इसे जनवासा कहा जाता था, जैसा कि आपने देखा होगा पंचायत वेब सीरीज में। लेकिन फिर जमाना आता है 90s का। लोग कल्चर को छोड़कर दिखावे और वर्चस्व पे ज्यादा फोकस करने लगे और जो पहले क्लासिकल परफॉर्मेंस हुआ करती थी उसकी जगह आप शराब और डीजे ने ले लिया। और उसी वक्त लोगों के पास पैसा भी आना शुरू हुआ था। अपना स्टेटस ऊंचा दिखाने के लिए पहले जो परफॉर्मेंसेस पब्लिक गैदरिंग पे हुआ करती थी वो अब किसी रईस के यहाँ पे बच्चे पैदा होने पर, किसी की नौकरी लगने पर या नेताओं की रैलियों में भी होने लगे। और जितनी तेजी से सिनेमा घर, टेलीविजन, रेडियो की संख्या बढ़ रही थी, उतना ही तेजी से गिर रहा था बॉलीवुड और भोजपुरी इंडस्ट्री का टैलेंट और उनका कैरेक्टर। और तभी फेमस होने लगी वल्गर मैगजीन्स और खास करके सी ग्रेड मूवीज। तो जो ऑर्केस्ट्रा में क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स परफॉर्म हुआ करती थी उसकी जगह ले इन वल्गर परफॉर्मेंसेस ने, क्योंकि ये ज्यादातर फेमस थी बिहार, यूपी और झारखंड के इलाकों में, तो वहाँ भोजपुरी भाषा होने की वजह से ऑर्केस्ट्रा को आर्केस्ट्रा बुलाया जाने लगा। तो यूथ की इस कमजोरी का फायदा नेताओं ने भी बहुत अच्छे से उठाया। जैसे कि लालू यादव ने एक ट्वीट किया था जिसमें बीजेपी की रैली में भीड़ बुलाने के लिए ऑर्केस्ट्रा कराया गया था। ऐसा नहीं सिर्फ एक पार्टी इसमें जुड़ी हुई है। जब 2017 में लालू यादव की पार्टी आरजेडी ऑपोजिशन को लीड कर रही थी
थी और नारा था मोदी भगाओ, तो भी भीड़ बुलाने के लिए इन्हीं ऑर्केस्ट्रा को परफॉर्म कराया गया था। तो उसके बाद सवाल उठता है कि डांस बार्स भी हैं देश में, स्ट्रिप क्लब्स भी हैं और कैबरेट भी होते हैं, तो सिर्फ ऑर्केस्ट्रा ही क्यों, इसी की बातें क्यों होती है और लोग इसी को ही क्यों वल्गर कहते हैं? तो देखिए ऐसा नहीं है, इसके काफी सारे रीजंस हैं। जैसे कि एक परसेप्शन है गांव और शहर के बीच में, जो स्ट्रिप क्लब्स हैं, डांस बार है या कैबरेट है, ये ज्यादातर शहरों में परफॉर्म किए जाते हैं और इनको एक मॉडर्न और ग्लोबलाइज कल्चर का पार्ट माना जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा नॉर्मल वे में देखा जाता है। और जो ये शहरों में परफॉर्मेंसेज होती हैं वो काफी हद तक रेगुलेटेड होती हैं, इन पे लॉज भी बने हुए हैं, और वहीं ऑर्केस्ट्रा पर कोई रेगुलेशन नहीं है। वहां पर किस टाइप का एक्ट हो रहा है, किस टाइप से परफॉर्म किया जा रहा है। और एक पहलू बॉलीवुड का भी है, यहाँ पे बॉलीवुड ने इनको बहुत ज्यादा फेमस कर दिया आइटम सॉन्ग के नाम पे, और वहीं दूसरी तरफ ऑर्केस्ट्रा को काफी ज्यादा डाउनग्रेड करके दिखाया गया है हर जगह। और ऑर्केस्ट्रा में सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि इसमें सबसे ज्यादा यूथ इन्वॉल्व होता है, और क्योंकि ये वल्गर एक्ट वहां करता है, जब उस परफॉर्मेंस के खत्म होने के बाद वो वापस समाज में जाता है तो भी उसकी वही हरकतें रहती हैं। और रेगुलेशन ना होने की वजह से ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करने वाले चाहे आर्टिस्ट हो या फिर उनके व्यूअर्स हो, वो जो चाहे उतना वल्गर एक्ट करते हैं। और कई ऑर्केस्ट्रा में तो ये देखा गया है कि जो लड़कियां परफॉर्म करती हैं वो काफी ज्यादा अंडर एज होती हैं, और गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि ये जो ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्मेंस हो रही है उसमें कितना पैसे का फ्लो हो रहा है, किस टाइप के आर्टिस्ट बुलाए जा रहे हैं, उनको सही तरीके से लाया गया है कि नहीं लाया गया है, कोई लीगल तरीके से तो नहीं लाया गया है। इसी वजह से जो आर्टिस्ट है उनके साथ काफी सारे क्राइम्स भी देखे गए हैं। कई वीडियोस तो ऐसी हैं कोई ओपन फायरिंग कर रहा है ऑर्केस्ट्रा के टाइम पे। तो उसके बाद सवाल उठता है कि इसको बैन क्यों नहीं किया जाता। इसको बैन नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके अपने नुकसान अलग से आ जाएंगे। जैसे आप देखोगे क्योंकि बिहार में शराब बैन है, कंट्रोल में कुछ नहीं है, इस वजह से देखोगे आप कितनी ज्यादा केसेस आते हैं नकली शराब के, और इसीलिए इसको बैन करने से ज्यादा इसको रेगुलेट करने की ज्यादा जरूरत है। अब आखिरी में देखो, चाहे ऑर्केस्ट्रा हो या कोई भी परफॉर्मेंस हो, जब तक आर्टिस्ट एक आर्टिस्ट की तरह परफॉर्म करेगा और अपनी मॉरल ड्यूटी समझेगा और जो व्यूअर अपनी मॉरल ड्यूटी समझेंगे, तो ही वो परफॉर्मेंस एंटरटेनमेंट कहलाएगा, नहीं तो वो वल्गर ही कहलाएगा।